नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार के द्वारा कास्ट सेंसस को स्वीकृति दे दी गई है और अब आने वाली जो जनगणना होगी वो कास्ट बेस्ड होगी। यानी उसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होगा कि भारत में कौन सी जाति किसकी संख्या कितनी है और किस जाति में कितने लोग हैं। ये सब एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके अनुसार ही सभी जातियों के लिए अलग से भारत सरकार उनके लिए अलग से योजनाएं और परियोजनाएं उनके लिए अलग से निकालेगी। कास्ट सेंसस का और कास्ट सेंसस को परमिटेड करने का सरकार का यही उद्देश्य है कि हर एक जाति को जाति के अनुसार उसकी एबिलिटी के अनुसार उसके लिए अलग से योजनाएं और उनके लिए सुविधाएं क्रिएट करना। और इतना ही नहीं कि ये कास्ट सेंसस सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ होगा, ये मुस्लिमों के साथ भी होगा। यानी मुस्लिमों में जो भी जातियां हैं उनकी गणना की जाएगी। उसके बाद जाति आधारित जनगणना के बाद ही उनके लिए अलग से परियोजनाएं और योजनाएं निकाली जाएंगी और उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। इसे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा के तौर पर भी सरकार के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं सरकार अपने लिए बहुत ज़्यादा फायदा भी ले सकती है। खैर छोड़ो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कास्ट सेंसस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आज इसके बारे में समझ लेते हैं। खबर की बात करते हैं कि खबर क्या है। तो खबर है क्या है जाति जनगणना, आखिरी बार ये कब हुई थी और अब इतना क्यों ज़रूरी है। सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना कराने का ऐलान किया है। पिछले कुछ सालों के दौरान विपक्षी दलों के द्वारा भी जाति जनगणना की मांग को एक चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने के ऐलान किए गए हैं और जाति आधारित जनगणना को ही पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सालों से जो विपक्ष के जो और दल हैं उनके द्वारा इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। 2014 में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया था, लेकिन जाति से संबंधित कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। 66 लाख से अधिक हो चुकी है जातियों की संख्या और केंद्र सरकार के अनुसार 1931 में ये सिर्फ और सिर्फ 4147 थी। यानी वर्तमान में 66 लाख से अधिक जातियां हो चुकी हैं भारत में। और जब 1931 में पहली बार जनगणना हुई थी उस टाइम पर 4147 जातियां थी भारत में। 4,10,000 हो चुकी है महाराष्ट्र में जातियों की संख्या और 1931 में यह सिर्फ और सिर्फ 494 थी। यानी महाराष्ट्र में जातियों की संख्या वर्तमान में 4,10,000 से ऊपर हो चुकी है। और जब पहली बार जनगणना हुई थी 1931 में उस टाइम पर ये महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ जातियों की संख्या 494 थी। जनगणना के साथ होने वाली जातिवार जनगणना में हिंदुओं के साथ साथ अब मुसलमानों की भी जनगणना की जाएगी, उनकी जातियों की भी गणना की जाएगी। अभी तक जनगणना के साथ मुसलमानों की गणना एक सामूहिक धार्मिक समूह के रूप में की जाती थी। यानी हिंदुओं की गणना की जाती थी जातिवार रूप से और मुसलमानों की जो गणना थी वो उनके एक धार्मिक समूह के रूप में की जाती थी। उनके अंदर कोई जातीय या तरीके से उन्हें विभाजित नहीं किया गया था, लेकिन अब उनका भी जातीय आधार पर उनकी भी जनगणना की जाएगी। जातिवार गणना के बाद मुस्लिम समाज में विभिन्न जातियों और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियाँ उनकी उसके ठोस आंकड़े सामने आएंगे। यानी इससे पता चलेगा कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय में कितनी जातियां हैं और उनकी सामाजिक और आर्थिक इसके साथ साथ उनकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है समाज में, वो समाज में किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। इन सभी के बारे में जाति जनगणना होने के बाद खास जानकारी मिल पाएगी। अब जातीय जनगणना होती क्या चीज़ है उसे समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय जनगणना के दौरान लोगों की जातीय पहचान के आधार पर व्यवस्थित तरीक़ों से आंकड़े जुटाए जाते हैं, यही जातीय जनगणना होती है। यानी जब राष्ट्रीय जनगणना की जाती है लोगों की, उस टाइम पर लोगों का जातीय आधार पर विभाजन करके उनकी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जिन्हें जातीय जनगणना कहते हैं। भारत में ऐतिहासिक रूप से जातीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती है। यानी इसे कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नज़र में आती है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी पता चलती है कि भारत में किस जाति की और किस समुदाय की स्थिति कैसी है। ऐसे में जातियों के आंकड़ों से पता चलता है कि कोई खास जाति किन क्षेत्र में है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है और विभिन्न जातियों में उसका प्रतिनिधित्व कितना है।
यानी इससे पता चलता है कि कौन सी जाति निम्न है और कौन सी जाति उच्च है, और विभिन्न अन्य जातियों के अंदर में उसका प्रतिनिधित्व कितना है, उसे सामाजिक तौर पर उसे योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है, वो कितना लाभान्वित हो रहे हैं, और उसकी स्थिति कैसी है और कैसा प्रतिनिधित्व है उसका, ये सब जैसे जाति जनगणना के बाद पता चलता है। इस जानकारी का इस्तेमाल सामाजिक न्याय और उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाने में किया जा सकता है। अब सरकार के द्वारा ये जो जाति जनगणना की जा रही है, उसका एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि सरकार इसके जरिए सामाजिक न्याय और उस खास वर्ग के लिए उसका कल्याण करने के लिए उसके लिए अलग से योजनाएं क्रिएट करे। अब भारत में एक खास वर्ग को कितना आरक्षण मिलता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो भारत में जो एससी वर्ग है उसको 15% आरक्षण मिलता है, और इसके साथ साथ जो एसटी वर्ग है उसे एससी वर्ग का आधा यानी 7.5% वर्ग उसे आरक्षण मिलता है, और इसके साथ साथ जो ओबीसी कम्युनिटी है उसे 27% आरक्षण मिलता है, यानी हाईएस्ट जो आरक्षण मिलता है वो ओबीसी कम्युनिटी को मिलता है। और इसके साथ साथ जो आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय हैं उन्हें 10% आरक्षण मिलता है। यानी भारत में सभी कम्युनिटी को उसके आधार पर उसकी शैक्षणिक, सामाजिक और उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर ही उसे आरक्षण दिया जाता है। अब भारत में जाति जनगणना का इतिहास कैसा रहा है उसे समझते हैं। तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में, यानी 1881 में। उस समय भारत की आबादी मात्र 25.38 करोड़ थी, और तब से ही हर साल 10 साल बाद जनगणना होती है। 1881 से 1931 तक जाति जनगणना हुई है, यानी जब 1881 जनगणनाएं शुरू हुई थी तब से लेकर के 1931 तक जनगणनाएं हुई थी जाति आधार पर, और 1941 में जाति जनगणना के लिए आंकड़े भी जुटाए गए थे, लेकिन इनको सार्वजनिक नहीं किया गया था। यानी 1881 से लेकर 1981 तक जितनी भी जनगणनाएं जाति आधार पर की गई थी उनके आंकड़े सरकार के द्वारा पब्लिक किए गए थे। लेकिन उसके बाद 1941 में जाति जनगणना की गई थी, लेकिन उसकी जो आंकड़े थे उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब ये ओबीसी के लिए कुछ आंकड़े दे रखे हैं कि आखिरकार ओबीसी की किस स्पेसिफिक ईयर में आबादी कितनी रही थी। तो 1955 में ओबीसी की आबादी भारत में 32% थी, उसके बाद 1990 में 52% हो गई, उसके बाद 1999 में यह आबादी 36% हो गई, यानी इसके बाद इसकी आबादी में कमी आई, और इसके बाद 2004 से लेकर 2005 में इसकी आबादी में थोड़ी सी वृद्धि हुई, यानी 41% हो गई, और इसके बाद 2021 से लेकर के 2022 में इसकी आबादी में थोड़ी और वृद्धि हुई, ये 46% हो गई। और ये जो आंकड़े हैं वो कैलकर आयोग 1955, मंडल आयोग 1990 और नेशनल संपल सर्वे 1999 से लेकर के 2004 से 2005 के एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021 से 22 इसके अकॉर्डिंग जारी की गई है। आज़ादी के बाद से 1951 में पहली जनगणना की गई थी, यानी सबसे पहले जनगणना की गई थी वो 1881 में की गई थी। उसके बाद जाति जनगणना 1931 तक की गई थी, और अब आज़ादी में पहली बार जो जनगणना की गई थी वो 1951 में की गई थी। उस समय सरकार ने यह तय किया था कि सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति और एसटी के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे, यानी जाति आधार पर एससी और एसटी के आंकड़े ही सरकार के द्वारा 1951 में जब जनगणना की गई थी उस टाइम पर काउंट किए गए थे। सरकार का ऐसा मानना था कि जातियों के आधार पर अगर गणना की गई तो इससे समाज विभाजित हो जाएगा और राष्ट्र कमजोर पड़ जाएगा। यानी सरकार के द्वारा 1951 में जब जनगणना की गई थी उस टाइम पर सरकार का माइंडसेट चेंज हो गया। सरकार के द्वारा ये सोचना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं अगर जातीय जनगणना की गई तो इससे कहीं ना कहीं समाज विभाजित हो जाएगा और राष्ट्र कमजोर होता चला जाएगा। और 1961 में राज्यों को दी गई थी सर्वेक्षण की अनुमति, यानी सभी राज्यों को 1961 में जातीय आधार पर सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी गई थी। 1961 में राज्यों को ओबीसी की अपनी सूची तैयार करने के लिए सर्वेक्षण की अनुमति दे दी गई थी, यानी सरकार के द्वारा कह दिया गया था कि सभी राज्य ओबीसी के लिए अपनी सूची तैयार कर सकते हैं, और ओबीसी जातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष उपायों की मांग को ध्यान में रख करके यह अनुमति दी गई थी। यानी ओबीसी जाति के उत्थान के लिए, उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह अनुमति दी गई थी। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना नहीं की गई थी।
यानी सिर्फ और सिर्फ 1961 में सर्वेक्षण की अनुमति दे दी गई थी कि जातीय ओबीसी के लिए काउंट कर लें कि ओबीसी की जनगणना ओबीसी कितनी है भारत में और ओबीसी किस जगह पर स्टैंड करती है, उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, इसलिए अनुमति दे दी गई थी। लेकिन 1961 में जो जनगणना की गई थी उसमें जातीय जनगणना नहीं की गई थी। 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के लिए करीब 4.5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। यानी 2011 में यूपीए की सरकार थी, उसने जातीय जनगणना करवाई थी और इसके लिए 4.5 हजार करोड़ रुपए भी खर्च किए थे, और लेकिन सरकार के द्वारा ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 1931 के बाद जातियों के आंकड़े जुटाने का ये पहला प्रयास था। यानी 1931 के बाद 2011 में ये पहली बार था कि सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया हो कि वो जातियों की एक बार फिर से जनगणना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अब इसके साथ साथ राज्यों के द्वारा जाति सर्वेक्षण भी कराए जा चुके हैं। इनमें बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका अपने स्तर पर जाति जनगणना करा चुके हैं और इनका उद्देश्य राज्य की आरक्षण नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आंकड़े जुटाना था। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा बिहार है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, ये ऐसे राज्य जिन्होंने जातीय आधार पर जनगणना की जा चुकी है इनके द्वारा, और ये जनगणना कराने का इनका एक ही मोटिव था कि इस जनगणना के आधार पर आरक्षण की नीतियां और कल्याणकारी योजनाओं उन स्पेसिफिक जातियों के लिए तैयार किया जा सके। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के से ये सामने आया है कि राज्य की कुल आबादी में ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों यानी ईबीसी की हिस्सेदारी 63% से अधिक थी। यानी बिहार की जो जाति जनगणना हुई थी 2023 की, उसमें ये सामने आया है कि कुल आबादी में ओबीसी के अलावा जो अत्यंत पिछड़ी जो आबादी है, टोटली इकोनॉमिक जो वीक है, वो आबादी उसकी जो काउंटिंग हुई थी वो करीबन 63% से अधिक थी। अब भारत में जाति जनगणना कराने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं उन्हें समझते हैं। तो भारत में जाति जनगणना का मतलब सिर्फ जातियों को काउंटिंग नहीं करना है, उनकी गिनती ही नहीं करना है। इसकी मांग के पीछे राजनीतिक मकसद भी हो सकते हैं और इसके गहरे सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं। इसके राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति प्रभावित भी हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक दल है वो अगर इससे प्रभावित भी हो सकते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक जाति और उसकी काउंटिंग ज़्यादा निकली तो वो अपने स्पेसिफिक दल को ही वोट करेगी। इससे कहीं ना कहीं राजनीति भी और राजनीतिक दल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और जातीय जनगणना कराने के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि 1951 से SC/ST जातियों के लिए आंकड़ा जारी होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के लिए आंकड़ा जारी नहीं होता है। यानी इसको कराने का एक भी पक्ष ये भी हो सकता है कि 1951 से SC/ST का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है और लगातार उसकी जातीय आधार पर काउंटिंग की जा रही है, लेकिन ओबीसी और अदर जो कास्ट हैं उनके लिए कोई काउंटिंग नहीं की जा रही है। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा एक ऑप्शन भी हो सकता है और इसके कारण भी जातीय जनगणना कराई जा सकती है। ऐसे में ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। यानी ओबीसी भारत में कितनी और किस जगह पर स्टैंड करती है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जातीय आधार पर ओबीसी के लिए काउंटिंग या सेंसस नहीं किया गया है। अब जातीय आधार पर जो जनगणना की जाएगी उसका क्या नुकसान हो सकते हैं उन्हें भी समझते हैं। तो एक वर्ग का मानना यह है कि जातीय जनगणना की मांग के पीछे सरकार जिस तरह से बोल रही है कि पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे, बल्कि उसका मानना यह है कि समाज को विभाजित करने के लिए और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। यानी सरकार इसका देखो, अगर कुछ होता है या कास्ट सेंसस है, अगर ऐसा सरकार अगर कुछ भी करती है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि सरकार सभी को विभाजित करके उनके आधार पर उनके लिए अलग से योजनाएं क्रिएट करना चाहती है, उनका उत्थान करना चाहती है, और उसी जगह पर एक वर्ग सोच रहा है कि सरकार कहीं इनको विभाजित करना चाहती है और उसके बाद उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहती है। और सरकार जिस तरीके से कह रही है कि वो सभी के लिए और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वर्ग का कहना है कि सरकार के पास पहले से ही ज़रूरी आंकड़े हैं और उनके आधार पर कमज़ोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक तरक्की के लिए नीतियां और कार्यक्रम प्रभावी तरीके से लागू किए जा सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। यानी जिस वर्ग ने ये मुद्दा उठाया है कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, वो इसका राजनीतिक और सामाजिक तौर पर उसका लाभ उठाना चाहती है,
उस वर्ग का कहना है कि सरकार के द्वारा पहले ही कास्ट सेंसस कराए जा चुके हैं और उसके आधार पर सरकार के पास पहले से ही आंकड़े हैं कि किस जाति की काउंटिंग और किस जाति भारत में कितनी है। तो उस आधार पर सरकार उसके उनके लिए प्रभावी तरीके से कार्यक्रम और नीतियाँ बना सकती है और ऐसा आज तक होता भी आ रहा है। ऐसे में जातीय जनगणना से देश में जाति विभाजन और गहरा होता जा रहा है और इससे समाज में तनाव और कटुता पैदा होगी। यानी उस स्पेसिफिक वर्ग का मानना है कि इससे कहीं ना कहीं भारत में जाति विभाजन और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा गहराता जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं समाज में तनाव और कटुता बढ़ती जा रही है और जातीय आधार पर विभाजन कहीं ना कहीं गलत भी है, लेकिन सरकार कर रही है तो कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा और पॉजिटिव तरीके से ही सरकार इसका उपयोग करेगी और हो सकता है इसका कोई राजनीतिक इम्पैक्ट हो, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो कोई फ़ायदा भी होगा जिससे और जो भी भारत में जो कास्ट है उनका उत्थान भी होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।